तो हेलो फ्रेंड्स, चलो अब अपन इसके केस सिनेरियोज जो हैं उसको शुरू करते हैं। तो टैक्सेशन में इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट अपन चालू करने वाले हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के केस बेस्ड सिनेरियोज उसको देखने वाले हैं। यस, तो सेक्शन बी अपना पूरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी मोस्टली जीएसटी को डील करता है। तो उसमें जितने भी हमारे केस बेस्ड सिनेरियोज हैं उसको वन बाय वन सिक्वेंशियली अपन देखने वाले हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पैटर्न बड़ा साफ रहेगा। ये केस सिनेरियो अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन क्या प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ रहा है एमसीक्यू पे उसको आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो पहले लेट अस हैव अ डीप एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 केस सिनेरियो जीएसटी। हेलो एवरीवन, देखिए, मिस्टर पशुपति registered taxpayer under GST is engaged in trading of various types of consumer goods। तो ये क्लियर कर रहा है उसका काम क्या है, कंज्यूमर गुड्स को डील करना। His turnover in the preceding financial year was below the threshold। क्या बोल रहा है, उसका जो टर्नओवर था, उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था, बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट था। तो थ्रेशोल्ड के अंदर था, बिलो थ्रेशोल्ड फॉर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक बात हो गई। He has issued various bills of exchange, unsecured debentures, promissory notes इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एक्टिविटी। उसने ये काम किया, ये भी कर रहा है। फर्दर ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन बैटिंग एक्टिविटी। अच्छा, वो बैटिंग गैम्बलिंग ये सब काम भी करता है। तो इसके काम क्या क्या है ये बता रहा है। तो अगर आपको गौर फरमाए, थोड़ा सा ध्यान हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, प्रोमिसरी नोट्स, ये सभी क्या थे, ये सभी एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। बैटिंग ये भी एक तरीके का एक्शनेबल क्लेम्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्लोजली याद हो, शेड्यूल थ्री खास तौर पे बोलता था गुड्स की डेफिनेशन, और शेड्यूल 3 इसकी कंबाइंड रीडिंग जब आप करते हैं, गुड्स प्लस शेड्यूल 3, गुड्स की डेफिनेशन में बोला था गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। हाउएवर शेड्यूल 3 ने क्या बोला था, शेड्यूल 3 आइटम्स नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई में इट एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन गैम्बलिंग बैटिंग। तो इसमें बात जो निकल के आ रही है वो इतनी निकल के आ रही है कि बैटिंग एक्टिविटी जो है, बैटिंग की एक्टिविटी तो सप्लाई हो सकता है, पर बाकी जो है, बाकी क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, प्रोमिसरी नोट्स, ये इसके पार्ट तो नहीं लग रहे। ये सब एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ऑल आर एक्शनेबल क्लेम्स। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स में गुड्स हैं, लेकिन पहले 3 को सप्लाई की कैटेगरी में नहीं बनना चाहिए। आगे इतना पढ़ के ये यहाँ तक हमें रिकॉल होना चाहिए दोस्तों। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इन द करेंट ईयर ही अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। अप्रैल में उसने कुछ सर्विसेज ली। कौन कौन सी सर्विसेज ली, जीटीए सर्विस ली फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट, जिसमें जीएसटी चार्ज था 5%, 35,000 की सर्विस ली। करेक्ट। तो ये जीटीए की जो सर्विस ले रहे हो, आरसीएम की लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसेस फ्रॉम लोकल म्यूनसिपैलिटी, 40,000 का जगह किराए पे लिया हम, लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनसिपैलिटी से लिया एक तरीके से। ठीक है। एंड लीगल सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम फर्म ऑफ एडवोकेट्स, 50,000। मतलब कुल मिला के ये 3 सर्विसेज हैं। ये मोस्टली आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। ही सोल्ड अ कार, मतलब कैटेगरी वाइज अगर आप बनाते चले तो क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज केस में दी हुई है। पहला एक कैटेगरी बनता है सप्लाई से रिलेटेड, एक कैटेगरी बनता है आरसीएम से रिलेटेड। अब तीसरा कैटेगरी, ही सोल्ड अ कार यूज्ड फॉर हिज पर्सनल पर्पस फॉर 1 लाख। ही डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड कंप्यूटर फॉर 60,000 ऑन विच नो आईटीसी वाज क्लेम। तो एक तो कार बेच रहा है पर्सनल पर्पस वाली, तो यानी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ओल्ड कंप्यूटर बेच रहा है, उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया। अगेन आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हो तो अगेन ये पार्ट आपके सप्लाई से ना, ये डीम सप्लाई का केस बनेगा क्योंकि आपने आईटीसी क्लेम किया ही नहीं है। ना 18(6) के अंदर आता है बिकॉज यू हैव नॉट क्लेम्ड आईटीसी। मैं अब आपको पूरा ओवरऑल रिकॉल करवा रहा हूँ। And he also gave away the stock of old consumer goods amounting to 75,000 on which he had claimed ITC to an orphanage home। तो उसने स्टॉक कुछ अपना ऑर्फनेज होम को दे दिया था। बट एक तरीके से ये फ्री, अगर आप ये दे रहे हो तो ये अब बन सकता है केस ऑफ डीम सप्लाई। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। He received goods on 1st May that are liable to tax under reverse charge. Invoice was issued on 5th May and payment for the same made on 6th June।
तो ठीक है, ये आरसीएम की लाइबिलिटी किस दिन अराइज होगी, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिख रही है ये। He paid repair expenses for truck used for transportation of goods of his business. उसने जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व देयर ऑलमोस्ट 13,000, 13,000 का उसने क्या किया है, जीएसटी दिया है फॉर रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रक, जो कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। तो ये आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है। ही अरेंज्ड फॉर अ कैटरिंग ऑन लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल, जिसमें जीएसटी कंपोनेंट 15,000 था, उसमें 15,000 का जीएसटी था खाने पीने के उसमें कैटरिंग पे। एंड ही रिसीव्ड फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट 25,000, और कुछ गुड्स उसको लॉट्स में मिलने थे, उसमें 25,000 का जीएसटी है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आईटीसी से रिलेटेड है। अगर आप कभी भी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कितने केसेस दिए हुए हैं आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो केस बेस्ड सवाल बनाना अपना एकदम आसान बन जाता है। All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable, and all the supply referred above are intra-state unless specified otherwise, and conditions necessary for claiming ITC, मतलब वो 16(2) की 4 condition जो है वो पूरी fulfill हो चुकी है, subject to the informations given above. Based on the information we are required to choose the most appropriate. अब सवाल क्या है और उससे रिलेटेड फिर एमसीक्यू पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल, Which of the following is not considered as supply as per the provision of CGST Act? मतलब इनमें से क्या सप्लाई नहीं है CGST Act के हिसाब से, ये पूछा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, बेटिंग, प्रोमिसरी नोट, ये 4 तरीके के उसके काम थे। इनमें से क्या सप्लाई नहीं है ये पूछ रहा है। तो अब क्या सप्लाई नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए क्या सप्लाई होता है और क्या सप्लाई नहीं होता। सप्लाई के बारे में पूरा डिटेल्ड था दोस्तों, सेक्शन 7 अपना चैप्टर 2 पूरा इसी को डील करता था, सप्लाई अंडर जीएसटी। तो अगर आप वो सप्लाई में करें और उसमें भी खास तौर पे क्या सप्लाई नहीं होता है, तो ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई ये आपको शेड्यूल 3 में मिलता है। देखिए पेज नंबर का भी रेफरेंस साथ साथ देते जा रहा हूँ आपको ताकि मदद मिले कि कहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन पिकअप कर रहे हैं। तो शेड्यूल 3 हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? शेड्यूल 3 जो है दोस्तों, शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली ऐसे इंस्टेंसेस बताते हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। और उन इंस्टेंसेस में जो आखिरी इंस्टेंस था, आखिरी इंस्टेंस किस बात को लेके है दोस्तों? आखिरी इंस्टेंस लेके है विथ रिस्पेक्ट टू एक्शनेबल क्लेम्स, कि एक्शनेबल क्लेम्स को सप्लाई नहीं माना गया है। लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम्स में भी एक जो खास बात थी वो क्या थी? अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। मतलब इसका मतलब ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग सप्लाई है, इसके अलावा बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स होता है इसी तरीके का, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब सप्लाई नहीं होता है। तो अब हमारा सवाल क्या था, इनमें से क्या सप्लाई नहीं है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सप्लाई नहीं है, अनसिक्योर्ड सप्लाई नहीं है, बेटिंग सप्लाई है, प्रॉमिसरी नोट भी सप्लाई नहीं है। तो इनमें से बेटर ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? बेटर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किसमें है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। इसका चाहे तो आप रेफरेंस डाल सकते हैं चैप्टर 2 का अपना, चैप्टर 2 जहाँ पे अपन ने सप्लाई दिया था, और उसका आप रेलिवेंट पेज रेफरेंस भी अगर यूज करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल 2.64। तो चैप्टर 2 में पेज 2.64 से इसका आपको रेलिवेंट जवाब मिल जाता है। अगला सवाल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कौन सी आरसीएम में है और उसमें क्या वैल्यू ऑफ सर्विस रहेगा ये बताना है। तो आरसीएम को लेके पहले तो इंफॉर्मेशन जो दी गई है, ये पहला सवाल था। अभी दूसरा सवाल ये आरसीएम को लेके है। अब आरसीएम के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो ही हैड अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज। अब कौन कौन सी सर्विस ले रहा है? सबसे पहला जीटीए की सर्विस ले रहा है। जीटीए की सर्विस जो ले रहे हो आप, XYZ ट्रांसपोर्ट, जिसमें जीएसटी 5% है, मतलब क्लियर है इसमें आरसीएम में है, मतलब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं कर रहा। और जहां पे भी जीटीए फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करेगा वहां पे रेसिपिएंट आरसीएम में लायबल होता है। तो ये 35,000 तो आपका इंक्लूड होगा, इस पे आपको आरसीएम पटाना है 35,000 पे 5% का। करेक्ट, ये आपका आ जाता है दोस्तों जीटीए की सर्विस। यानी जीटीए की सर्विस अगर आप थोड़ा सा आओगे तो ये देखिए आरसीएम, आरसीएम के बारे में चैप्टर 3 में हमारी पूरी जानकारी है। तो आरसीएम के लिए बोल रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए, और जीटीए अगर इनको सर्विस देता है हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज जो ऑप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वही रिवर्स चार्ज ऑप्ट में हो रहा है। तो रिवर्स चार्ज में जो रेसिपिएंट है वो लायबल है पे करने के लिए, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। ये इंक्लूड होने के पीछे रेफरेंस आ गया आपका पेज 3.14। तो 3.14 में इसका रेफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण इसको हम इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसेस फ्रॉम लोकल म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी से आपने एक जगह किराए पे ली है,
तो लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, गवर्नमेंट, इनसे आप अगर कोई जगह किराए पे लेते हैं और उनको रेंट पे करते हैं तो याद करिए इस पे भी आरसीएम अप्लाई हो जाता है, और इसमें भी आरसीएम में रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी लॉ, उसी को जीएसटी चुकाना पड़ता है आरसीएम बेसिस पे। करेक्ट। तो ये भी चीज का रेफरेंस आपको यहीं पे लोकल अथॉरिटीज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में मिलना चाहिए दोस्तों। तो चलो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आ गया? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। कौन है? लोकल अथॉरिटी सप्लाई कर रहा है किसको? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो ये केस कवर्ड अंडर आरसीएम आ गया। तो इसमें भी जो था 3.17, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये भी इंक्लूडेड रहेगा, इस पे भी आपको आरसीएम चुकाना पड़ेगा। रेफरेंस आपको मिल गया पेज 3.17 के कारण इस पे भी आरसीएम की लायबिलिटी बनती है। तीसरा, लीगल सर्विस अवेल्ड फ्रॉम फर्म ऑफ एडवोकेट्स। अब अगर कोई बिजनेस लीगल सर्विस लेता है फर्म ऑफ एडवोकेट से, उस पे भी आरसीएम की लायबिलिटी आती है दोस्तों। उस पे भी क्या होता है? उसमें भी आरसीएम की लायबिलिटी आती है। लेकिन 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 क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन क्या दी है? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे कोई भी बिजनेस एंटिटी अगर लीगल सर्विस लेता है तो उस पर आरसीएम उसको चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट था लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन की, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में उस पॉइंट पे उसका आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं बैठती है। तो ये चीज हमने एग्जेम्पशन वाले एरिया में, सबसे पहले तो आरसीएम में भी ये कवर्ड है। पहले तो आप ये देखिए कि ये आरसीएम में कवर्ड है। यस। तो देखिए, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट बाय लीगल सर्विस। तो किसको दे रहे हो? इंडिविजुअल एडवोकेट टू अ बिजनेस एंटिटी। हाउएवर, इसी में आप चैप्टर 4 का रेफरेंस पे भी जाएंगे, कंबाइंड रीडिंग लेंगे तो चैप्टर 4 देखिए ये एग्जेम्पशन का था अपना, और चैप्टर 4 में लीगल सर्विसेज में देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अभी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फर्म ऑफ एडवोकेट्स। ये क्वेश्चन है फर्म ऑफ एडवोकेट्स का। तो फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रही किसको? टू अ बिजनेस एंटिटी विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज मेक इट्स एलिजिबल फ्रॉम एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट। तो अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड था तो फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में उस सर्विस पे रिलेटेड वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पे आरसीएम की लायबिलिटी नहीं बैठती है। तो जब ये दो की कंबाइंड रीडिंग लेंगे आप, करेक्ट, 4.79, तो जब इसका रेफरेंस पे जाएंगे 4.79 के कारण ये चीज क्या होगी? इस चीज को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर जो है बिलो द थ्रेशोल्ड था, और इसका रेफरेंस आ जाता है 4.79। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस वैल्यू पे उसे आरसीएम पटाना पड़ेगा दोस्तों? तो इस 35,000 पे पड़ेगा, इस 40,000 पे पड़ेगा, लेकिन इस 50,000 पे नहीं पड़ेगा। और जब 50 पे नहीं पड़ेगा तो 35 एंड 40 यानी एक तरीके से 75,000 इज द वैल्यू ऑन विच ही शुड पे आरसीएम। वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है ना, तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम वो कितना होगा दोस्तों? वो टैक्सेबल होना चाहिए अपने हिसाब से 75,000 अमाउंट शुड बी टैक्सेबल। ठीक बात है। तो सेकेंड का पार्ट भी हो गया। तीसरे पे आते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके सवाल है कि जो उसने कंप्यूटर बेचा और पर्सनल कार बेची और स्टॉक ऑफ गुड्स बेचा, ये तीन चीजें जो वो बेच रहा था, उन तीन चीजों पे उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? वन बाय वन इस पे भी बात कर लेते हैं। यानी ये तीसरा कैटेगरी है जिस पे सवाल आया। एक एक पैराग्राफ पे एक एक सवाल आता है, केस बेस्ड सिनेरियो की यही तो खासियत है। तो तीसरा कैटेगरी जिस पे सवाल आया, ही सोल्ड अ कार, पर्सनल पर्पस की कार बेचा। पर्सनल पर्पस कार बेच रहा है मतलब सीधी सी बात है बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं है, जहां बिजनेस एलिमेंट ही नहीं है सप्लाई का केस ही नहीं बनता है, इस पे जीएसटी की बात ही नहीं आती। दूसरा, ओल्ड कंप्यूटर बेचा 60,000, लेकिन उसमें आईटीसी क्लेम नहीं किया। तो अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया तो ना ये शेड्यूल 1 का केस बनता है दोस्तों, डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये विदाउट कंसिडरेशन का तो केस है ही नहीं, 60,000 में बेच रहा है ना, ये 18 सबसेक्शन 6 के अंदर जाएगा। याद करो 18 सबसेक्शन 6 इज सेल ऑफ कैपिटल एसेट। तो वो भी अगर आप बेचते हो जिसमें आईटीसी आपने लिया तब अप्लाई होता है। तो अगेन ये दोनों का ही केस नहीं है। तो अगेन ये दो इंस्टेंस पे तो ना ये शेड्यूल 1 के इंस्टेंस पे कवर होते हैं, ना ये 18 सबसेक्शन 6 में कवर होंगे।
ही ऑल्सो गेव अवे स्टॉक ऑफ ओल्ड कंज्यूमर गुड्स अमाउंटिंग टू 75,000 जिसपे उसने आईटीसी लिया है टू एन ऑर्फेनेज होम। तो यहाँ पे इसने जो गुड्स अपने दिए 75,000 के जिसपे उसने आईटीसी भी लिया था, ये बनता है केस ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। और जब ये जीएसटी लाइबिलिटी बनता है तो इसी पे उसको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो इसमें भी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा जिसपे उसे जीएसटी चुकाना है दोस्तों, वो 75,000 पे ही जीएसटी चुकाने की बात आती है। करेक्ट। तो ये बात अपन ने एग्जेम्पशन और ये सारे एरिया से डिस्कस करके उठाई। ठीक उसी प्रकार से अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछ रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके जब सवाल है, मतलब ये चौथा जो सवाल है दोस्तों, ये चौथा सवाल इस पैराग्राफ से निकल के आ रहा है। एक एक पैराग्राफ से एक एक सवाल, जैसे मैंने बोला एमसीक्यू की यही खासियत होती है। अब वो गुड्स पे बोल रहा है और ये गुड्स किस पे है, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज पे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की लाइबिलिटी कब आती थी, तीन चीजें चेक करते थे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इनवॉइस की डेट से 30 दिन बाद यानी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और तीसरा एलिमेंट होता था आपका जिस दिन आपको अल्टीमेटली, देखिए यानी जब हम इसमें डिस्कस करते थे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, तो देखिए डेट ऑफ पेमेंट। तो ये तीन डेट्स देखते थे और तीन डेट्स में विच एवर इज अर्लियर वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होता था। यस और नो, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता था, टू डेट्स में विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या जिस दिन आपके वो अकाउंट से कटता था वो दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, ये देखते थे। करेक्ट। तो ये दोनों को मिला के अपन एक डेट मानते हैं ना, डेट ऑफ पेमेंट। तो तीन अमाउंट आ जाते थे, पहला आता था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा आता था डेट ऑफ पेमेंट, और तीसरा आता था डेट ऑफ इनवॉइस से 30 डेज के बाद यानी 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ये तीनों में से विच एवर इज अर्लियर ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज होता था। करेक्ट। पेज 5.18 के रेफरेंस के बेसिस पे आप इसको बना सकते हो, यानी इस पे आपका रेफरेंस आ जाता है पेज 5.18। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हमें डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स देखना है। रिसीव्ड ऑफ गुड्स फर्स्ट में आ गया तो पहली तारीख निकल के आ गई फर्स्ट में। फिर उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस से 30 दिन बाद 5th मई से 31st डे निकालना है। 5th मई से अगर 31st डे निकालने जाओगे तो यानी 31st डे कौन सा होता है, तो मई के आपके 26 दिन हो गए, और उसके बाद 5 जून, तो एक तारीख आ गई आपकी 5 जून, और पेमेंट मेड 6 जून। तो तीन डेट्स आ गई, फर्स्ट में 5th जून 6th जून, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर यानी फर्स्ट में जिस दिन गुड्स मिला इसी दिन आरसीएम की लाइबिलिटी आ जाती है। तो देखो फर्स्ट में 5th जून और 6th जून, ये तीन चार ऑप्शन दे दिए। इस केस में जो अर्लीस्ट था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, तो ये अर्लीस्ट डेट आ गई यानी फर्स्ट में, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बनता है आरसीएम का केस पे। ठीक है। तो इसका भी अपन ने रेफरेंस दे दिया पेज 5.18 से रिलेटेड, ये अपना टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सवाल हो गया। आखिरी सवाल क्या है वो देख लेते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट आईटीसी ऑन सर्विसेज विच आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आरसीएम में तो आप जानते हैं जो टैक्स आप पे करोगे उसी का आईटीसी भी आप लेते हो, तो ये उसको छोड़ के बाकी कितना एलिजिबल आईटीसी है उसका सवाल पूछ रहा है, विच कैन बी क्लेम बाय मिस्टर पशुपति। तो कितना आईटीसी कुल मिला के क्लेम कर सकता है, सवाल उसका है। तो कितना आईटीसी क्लेम कर सकता है उसकी जब बात कर रहे हैं, तो आईटीसी को लेके ये पैराग्राफ है जो जिससे सवाल आ रहा है। तो उसने रिपेयर एक्सपेंसेस पे किया ट्रक का फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो पूरी तरीके से अलाउ होता है, वो ब्लॉक नहीं होता। 17.5 की याद दिला रहा हूँ आपको, यानी 17.5 जो हम पढ़ते हैं 17.5 में ये मोटर व्हीकल और उससे रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस, ये देखिए ये सब ब्लॉक्ड होते हैं। करेक्ट। लेकिन वो किससे रिलेटेड होते हैं, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस किसके, जो मोटर व्हीकल अदर देन एक्सेप्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को छोड़ के, तो जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के एक्सक्लूजन की बात है तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे भी आपने क्या करेंगे, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस है, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, मीनिंग देयर बाय वो ब्लॉक नहीं होता, और ब्लॉक नहीं होता तो उससे रिलेटेड जितना भी आईटीसी है वो सब आपको मिल जाएगा। तो ये 13,000 का आईटीसी तो आपको मिल जाएगा, इट इज नॉट ब्लॉक्ड अंडर 17.5। दूसरा बोल रहा था कैटरिंग, कैटरिंग सीधे सीधे ब्लॉक होता है दोस्तों। कैसे, फूड एंड बेवरेजेस पता है ना आपको,
फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड जितना भी चीज होता है, ये देखिए फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ये सब क्या है, ये पूरा पूरा ब्लॉक होता है। तो इसका तो आईटीसी भूल जाइए, ये 15,000 का आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है, ही रिसीव्ड फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट 25,000। फर्स्ट लॉट मिला है, इसका मतलब साफ है कि अभी लॉट्स में आ रहे हैं, और जब गुड्स लॉट्स इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं तो आईटीसी का नियम क्या बोलता है कि उसका आईटीसी का क्रेडिट आपको कब मिलेगा, व्हेन यू रिसीव द लास्ट लॉट। लास्ट लॉट जब लोगे तब उसका आईटीसी मिलेगा। तो अभी फर्स्ट लॉट मिला, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? इसका भी नहीं मिलेगा। तो एलिजिबल आईटीसी कितना है? केवल आपका 13,000 एलिजिबल आईटीसी बनता है। तो यानी इस केस में हाउ मच विल बी योर एलिजिबल आईटीसी? एलिजिबल आईटीसी विल बी 13,000। यानी अगर हम चेक कर लें तो ये हमारे पहला एमसीक्यू से रिलेटेड, केस बेस्ड से रिलेटेड सारा सवाल था। ठीक।